स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब? बढ़िया। चलो जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर स्केल्स ऑफ बिजनेस। स्केल्स ऑफ बिजनेस में हम लोग देख चुके थे माइक्रो एंटरप्राइज क्या होती है, स्मॉल एंटरप्राइज क्या होती है और लार्ज एंटरप्राइज क्या होती है। हमने तीनों में देखा कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में होगा तो हम उसको माइक्रो बोलेंगे, कब हम उसको स्मॉल बोलेंगे, कब हम उसको लार्ज बोलेंगे, किस स्केल पे वो काम करते हैं, किस किस टाइप के बिजनेस उनके अंदर किए जाते हैं। वैसे ही हम लोग आज आगे उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है रिगार्डिंग पब्लिक एंटरप्राइज। तो पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है? पब्लिक एंटरप्राइज का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं डिफाइन करूं तो जहां पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, जिसको कंट्रोल एंड मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलके कर सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको मैनेज करती है। ठीक है सर, आया समझ? हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है? द टर्म पब्लिक एंटरप्राइज डिनोट्स ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो जिसका ओनर कौन है और जिसको मैनेज कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी जिनको मैनेज करती है। ठीक है जी। सो इट इज एन अंडरटेकिंग ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय लोकल और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो जहां पे काम हो रहा है वहां की लोकल जो गवर्नमेंट है वो लोकल अथॉरिटीज उसको मैनेज कर रही है। अगर लोकल अथॉरिटीज मैनेज नहीं कर रही तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही होगी, और स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही तो कोई ना कोई पब्लिक अथॉरिटी उसको क्या कर रही होगी? मैनेज कर रही होगी। ठीक है जी। हाँ जी सर। चलो, द होल और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मोस्टली इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जी, इनमें जो इन्वेस्टमेंट करता है सर वो करती है गवर्नमेंट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन माल्या ने क्या बोला? देखो, पब्लिक एंटरप्राइजेज आर ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस कॉर्पोरेशंस। ये क्या है? ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। सेमी ऑटोनोमस हो सकती है जिसमें पब्लिक का पैसा भी लगा हुआ है और कुछ पैसा क्या है? प्राइवेट सेक्टर से लगा हुआ है। एंड कंपनीज एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड इंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स। तो ऐसी ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस कॉर्पोरेशंस जिनको एस्टेब्लिश किया गया, जिसका ओन और कंट्रोल की कौन करता है? स्टेट करेगी, या इंगेज इन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं वो सब इनको कंट्रोल और मैनेज करते हैं। ये डेफिनेशन हमें दीजिए, माल्या जी ने दी हमें। एन माल्या जो थे वो इसके ऑथर थे डेफिनेशन के। ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मे बी डिफाइंड। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज एनी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगी, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय, जिसका ओनर और मैनेजमेंट कौन करेगा? बाय द गवर्नमेंट विद इन व्यू, क्या व्यू रहेगा? टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर एंड अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, समाज के वेलफेयर के लिए काम करना और मैक्सिमाइज करना, क्या? पब्लिक के इंटरेस्ट को मैक्सिमम करना। ठीक है सर। तो बात ये हुई कि पब्लिक एंटरप्राइज क्या है? पब्लिक एंटरप्राइज वो है जहां पे गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, या किसी लोकल अथॉरिटी का हो सकता है, जिसको कंट्रोल ऑन एंड मैनेज कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी। लोकल अथॉरिटी आपकी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। एक डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली इसके अंदर एन माल्या के अकॉर्डिंग। चलो जी, अब बात करते हैं सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? तो पहली बात आती है सर, फर्स्ट हमारी जो आएगी वो आएगी कि जो सारा पैसा है वो किसका लगा हुआ है? सर सारा पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। ए डायरेक्ट चैनल फॉर यूज ऑफ फॉरेन मनी। पब्लिक सेक्टर में जो भी पैसा आएगा वो सारा इंडिया से आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ पैसा आपका कहां से आ रहा हो? बाहर से आ रहा हो, फॉरेन से आ रहा हो। अगर फॉरेन से पैसा आ रहा है, उस पैसे को हम लोग कहां यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो सारी बातें हमें कौन बताता है? सर वो बातें हमें बताता है पब्लिक एंटरप्राइज की जो फॉरेन से पैसा आया वो पैसा किस तरीके से हम लोग उसको यूज करेंगे इंडस्ट्रीज के लिए, और जो कंट्रीज है उनके बेनिफिट के लिए, और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। दीज एडवांटेजेस
रिसीव्ड आर स्पेंट थ्रू पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये जो भी पैसा हमें एडवांस जो मिलेगा कहाँ से मिलेगा सर? फॉरेन से मिलेगा। इनको हम लोग यूटिलाइज कहाँ करेंगे सर? इनको हम लोग यूटिलाइज करेंगे हमारी जो इंडिया में पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पैसे के लिए किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं होती। ये सारा पैसा खुद ही जनरेट करते हैं और सारा पैसा खुद पे ही ये लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं। इन पे डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज का रहेगा। और इनको जो ऑपरेट करेगा वो कौन करेगा? जो गवर्नमेंट है वो ही इनको क्या करेगी? ऑपरेट करेगी। स्टेट कंट्रोल में क्या है? द पब्लिक एंटरप्राइजेस आर फाइनेंस्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, मे बी ए सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं मोनोपोली एंटरप्राइजेस। बिकॉज कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं, पब्लिक सेक्टर्स, जहां पे केवल और केवल गवर्नमेंट का ही पैसा लगा हुआ है, पब्लिक के साथ किसी भी टाइप का कोई भी टाई अप उनका नहीं है। फॉर एग्जांपल रेलवे आपका हो गया, रेलवे इंडस्ट्री, रेलवे देख लो आप, पोस्ट ऑफिस हो गए, टेलीग्राफ्स हो गए, इन सब के अंदर क्या है? आज भी सारा का सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके पास है जी? आज भी सर सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ने कोई भी टाई अप किसी भी टाइप का नहीं कर रखा किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिससे उनका इंटरफेयर उसके अंदर हो सके। तो इनके जो प्राइसेस हैं, जो कंट्रोल करने, रेट्स वगैरह कंट्रोल करने, उन सब की पावर किसके पास है सर? उन सब की पावर हमारी पब्लिक एंटरप्राइज के पास, हमारी गवर्नमेंट्स के पास ही है। ठीक है जी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हम लोग सारा काम, जो ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं? पब्लिक के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक के रिगार्डिंग इनकी कुछ क्या आती है? अकाउंटेबिलिटीज आती है कि जी हमें द स्टेट एंटरप्राइजेस आर लाइबल टू द जनरल पब्लिक फॉर देयर परफॉर्मेंस बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो सारी रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जिस जनरल पब्लिक के लिए वो काम कर रही है, तो वो उन पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करेगी, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, ना कि उनके लिए कुछ गलत सोच के काम करती है। रेंडरिंग सर्विसेज, पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो मेजर मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ना होकर के मेनली क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। इनका मार्जिन जो होता है वो काफी कम होता है, बहुत लो मार्जिन पे ये लोग काम करते हैं, और जो पैसा आता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही खर्च करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिकॉज ये लोग खुद रेवेन्यू जनरेट करते हैं और खुद पे ही खर्च करते हैं, किसी और से इनका कोई लिंकेज नहीं होता, इसलिए फाइनेंशियली भी इनको किसी दूसरे पे डिपेंड रहने की नीड नहीं होती। एजेंट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट प्लान्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो होते हैं आपके सारे, उनको डील कौन करता है? गवर्नमेंट डील करती है। तो गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स हैं उन सबको गवर्नमेंट क्या करेगी? इन पब्लिक एंटरप्राइजेस के थ्रू इंप्लीमेंट करती है, और उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम कौन करते हैं? आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस करती है। ठीक है सर, ये हुई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। उसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं? फर्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या है? दीज एंटरप्राइजेस आर डायरेक्टली मैनेज्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। इन सबको जो मैनेज करता है वो कौन करता है? जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो ही इनको मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे हो गया आपका, पोस्ट हो गए, टेलीग्राफ्स हो गए, ये सब के आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। डिटेल में हम लोग डिस्कस कर भी चुके। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कौन से होते हैं? जो खुद के सेक्टर के जो भी चीजें हैं उन सबको मैनेज करते हैं। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अलग से क्या है आपका? LIC कॉर्पोरेशन बना हुआ है। बैंक के लिए क्या बना हुआ है? RBI। म्यूचुअल फंड्स के लिए UTI। ये सब क्या है? अपने अपने सेक्टर में जो भी वर्क होंगे उन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाने हैं, डिफाइन करने हैं, वो सब, ये सारे काम ये कॉर्पोरेशंस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। ऐसे एंटरप्राइजेस जो रजिस्टर्ड है किसमें? जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट में, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और जिनका कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट की मेजोरिटी है। 51% या उससे ज्यादा कैपिटल और शेयर्स किसने लगा रखी है? गवर्नमेंट ने लगा रखी है। आइदर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट, और कॉम्बिनेशन ऑफ दैम। वो एक केवल किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? उसमें पैसा लगा रखा है। इसका एग्जांपल क्या है सर? बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हमें इनकी फुल फॉर्म याद करनी है। चैप्टर के एंड में मैं क्या करूंगा? आपको बताऊंगा
इनका जो डिटेल डिस्कशन होगा कि मिनी रत्न किसको बोलते हैं हम लोग, नवरत्न किसको बोलते हैं, महारत्न किसको बोलते हैं, और कुछ एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जिनके नेम और उनकी फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। ठीक है सर। HMT, HMT क्या आपकी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। ठीक है, ये आपको याद करना है, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ जी, नोट कर लो ये डायग्राम। अब ये जो डेटा है आपका, ये इंफॉर्मेशन सारी आपको नोट करनी है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। देखो अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था उसने इंडिया में उसका डेवलपमेंट हुआ। तो बात करते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की, 1947, जहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए हमारे पास फंड्स ही नहीं थे, बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास नहीं था। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हमारे पास 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे। फर्स्ट था रेलवे, सेकंड था पोस्ट एंड टेलीग्राफ, और थर्ड था आपका डिफेंस प्रोडक्शन। इन तीनों के अंदर, और ये तीनों आज भी क्या हैं, आज भी इंडिपेंडेंट है। आज भी इन तीनों के अंदर जो है गवर्नमेंट ने किसी और का इंटरफेयर अलाउड नहीं कर रखा। ये तीनों कंट्रोल आज भी इंडिया के पास है। बाकी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जोड़े गए, हटाए गए, पहले पब्लिक थे, बाद में पब्लिक प्राइवेट दोनों मर्ज करके किए गए, दिस एंड दैट। बट प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो भी क्या है, ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं जहां पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लगा हुआ नहीं है। तो उसके बाद ये लगा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अच्छा कर रहे हैं या अच्छा कर सकते हैं। तो 1951 के अंदर क्या हुआ, द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पब्लिक एंटरप्राइजेस आर लेड बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जो फाउंडेशन थी वो किसने रखी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, नाम तो सुना ही होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी फाउंडेशन जो आज के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे कुछ कुछ ऐसी। विद द हेल्प ऑफ इंस्पायरेशन एंड सपोर्ट ऑफ, इंस्पायरेशन और सपोर्ट किसका था, ब्रोज टिटो एंड अब्दुल गमल नासिर। ब्रोज टिटो एंड अब्दुल गमल नासिर, ये दोनों नेम आपको याद होने चाहिए। पूछ सकता है कि 1951 में प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किसके सपोर्ट और इंस्पिरेशन से ये काम किया था जी। 2 बंदे थे, 2 बंदे, एक तो टिटो टिटो करके था, कौन सा टिटो, ब्रोज टिटो, और दूसरा क्या था, दूसरा था सर अब्दुल गमल नासिर, अब्दुल गमल नासिर। ठीक है जी। 1951 के अंदर क्या किया इन्होंने, फिर बढ़ाया, 3 की जगह कितने हो गए, 5 पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गए विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट $500 बिलियन। 1951 के अंदर हमारी कंट्री के अंदर कितने हुए, 1951 से मैंने 5 उड़ा लिया, 5 हो गए, इन्वेस्टमेंट कितना था, $500 बिलियन। ठीक है, आगे चले सर, आगे अब हम लोग धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गए 2006 में। आज 2006 की बात करूं तो कितने एंटरप्राइजेस हैं, 247 एंटरप्राइजेस विद द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 130 बिलियन यूरोस। तो क्या था, हाफ से हम लोग कहां पहुंच गए, 130 पे पहुंच गए, अबाउट कितना 260 हो गया ना। तो वहां पे देखो, यहां पे कितने थे, 5 थे, यहां से हम कहां पहुंच गए, 247 पे पहुंच गए। 5 से कहां है, 247 पे, $500 बिलियन से कहां गए, 130 बिलियन पे हम लोग पहुंच चुके 2006 के अंदर। कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल एक्सचेंज वाज ₹1,10,599 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 1,10,600 करोड़ का सेंट्रल एक्सचेंज हम लोग जनरेट करके दे रहे थे। कौन जनरेट करके दे रहे थे, आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का 20% हमें ये देते हैं, और जो नेशनल सेविंग्स है उसका 4% हमें जनरेट करके देते हैं जी हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इट मीन्स काफी इंपॉर्टेंस इनकी है। इट करंटली एम्प्लॉयज 1.9 मिलियन पर्सन्स। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में करंटली कितने लोग लगे हुए हैं, 1.9 मिलियन पर्सन्स। वाइल प्राइवेट सेक्टर, जिसका हम लोग इतना नाम सुनते हैं, एम्प्लॉयज अबाउट 0.9 मिलियन पर्सन्स। तो प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें किसने दिया, पब्लिक सेक्टर ने दिया। और ये सारी बातें हो रही है 2006 के अकॉर्डिंग। ऑन 24 जुलाई 1991, इसके बीच में जब ये स्टेज हम लोग 1947 से
2006 तक पहुंच गए, तो बीच में कुछ ईयर्स आए थे जहां पे ड्रास्टिक चेंज आए थे। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जहां पे हमने देखा था पब्लिक सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका किया था हमने। पब्लिक सेक्टर में सर हमने इन्वॉल्वमेंट किया था प्राइवेट सेक्टर का, और प्राइवेट सेक्टर के उस इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हमने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर्स में नई जान फूंक दी थी। पब्लिक सेक्टर हमारे काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देने लग गए थे। ये सारा कब हुआ था सर, 1991 में हुआ था। 24 जुलाई 1991 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अनाउंस किया इंडस्ट्रियल पॉलिसीज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और क्या अनाउंस किया था आप सब जानते हो बहुत अच्छे से, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। किसने किया था, फिनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, और प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पीवी नरसिंहा राव जी। इन्होंने मिलकर क्या किया था, गाइडलाइंस बनाई थी, कुछ इस तरीके से काम किया जाए भाई हमारी जो कंट्री है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारा जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस जो थी वो काफ़ी बदतर थी। हमारे देश के पास खाने के भी कुछ दिनों का ही राशन बचा था, और अगर उस टाइम पे ये इंप्रूवमेंट्स नहीं किए जाते तो हमारी जो कंट्री थी इवन वो इंसॉल्वेंसी के कगार पे पहुंच चुकी थी। ठीक है सर जी। 1997 में ही इन्होंने क्या किया, जुलाई 1997 के अंदर, जुलाई 1997 के अंदर इन्होंने क्या किया, 9 ऑर्गेनाइजेशन थे, कितने, 9 ऑर्गेनाइजेशंस। उन 9 ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने क्या बोला, ये तो हमारे क्या है, नवरत्न हैं। नवरत्न कैसे हैं, क्योंकि ये वो रत्न है जो हमें बहुत सारा पैसा कमा करके देते हैं, तो इसको नाम क्या दिया इनको, नवरत्न। नवरत्न कौन कौन से थे, बेल, गेल, सेल, बेल, गेल, सेल, तीन हो गए ना, बेल, गेल, सेल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, एमटीएनएल और एनटीपीसी, एमटीएनएल, एनटीपीसी, आईओसी और ओएनजीसी, आईओसी और ओएनजीसी, ये आपकी थी जी नवरत्न। एक बार रिवाइज करें नवरत्न के नेम। देखो सबसे पहले क्या है, बेल, गेल, सेल, बीपीसीएल, एनटीपीसी, एनटीपीसी के बाद एमटीएनएल, आईओसी, ओएनजीसी और बीपीसीएल। पहले तीन का ग्रुप बनाओ, बेल, गेल, सेल, ठीक है सर, बीपीसीएल और एचपीसीएल, उसके बाद एमटीएनएल और एनटीपीसी, और बच गए क्या, दो, आईओसी और ओएनजीसी। ये क्या थे सर हमारे, ये थे नवरत्न। डिक्लेयर कब हुए थे सर, जुलाई 1997 के अंदर। थोड़े टाइम बाद ही अक्टूबर 1997 के अंदर फिर से विचार आया, नवरत्न तो हो गई जी हमारे, अब इन नवरत्न से कुछ और भी बनाया जाए। तो हमने क्या किया, जो इनसे थोड़े से छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे बट वो क्या कर रहे थे, वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे थे, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में काफी अच्छा सहयोग कर रहे थे। तो हमने क्या किया, उनको नाम दिया मिनी रत्न। क्या नाम दिया, मिनी रत्न। ये क्या थे, नवरत्न। अब बात किसकी हो रही है, मिनी रत्न की। आज अगर मैं बात करूं करंटली जो है इंडिया के अंदर कितने मिनी रत्न है, तो सर आज इंडिया के अंदर 45 जो मिनी रत्न है वो काम कर रहे हैं। कितने नवरत्न काम कर रहे हैं, 45। क्या ये सारे नवरत्न मिनी रत्न हमेशा से अच्छे ही रहे, कुछ मिनी रत्न या कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कई बार क्या होता है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाते, काम नहीं कर पाते, तो फिर हम उनको सिक इंडस्ट्रीज क्या डिक्लेयर करते हैं, सिक एंटरप्राइजेस या सिक इंडस्ट्रीज। और उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करके, BIFR करके हम लोग करवाते हैं प्रोसेस, जिसके अंदर जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उनसे उनको बाहर निकलने की में हेल्प मिलती है, जिससे वो लोग क्या करते हैं, खुद को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर। जो बीपीसी जो आपकी भेल है, भेल ने क्या किया, टर्नओवर भेल का रहा ड्यूरिंग ईयर 2007-8 में कितना सर, 21,401 करोड़, और ग्रोथ कितनी थी 14%। कब से, 6-7 से 7-8 के अंदर, एक साल के अंदर 14% ग्रोथ के साथ काम पहुंच गया। टर्नओवर 21,401 करोड़ इसका क्या हो गया,
टर्नओवर हो गया। ठीक है जी, ये बात हुई हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि परफॉर्मेंस जो आपकी वो कैसी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। हाँ जी, उसके बाद हमारा ये कुछ डेटा है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। दो अलग अलग ईयर के 7 मंथ्स के ही डेटा आपको गिवन है, प्रोवाइड किए गए हैं। अप्रैल से अक्टूबर 11-12 में 3.6% ग्रोथ थी किसके अंदर सर, ग्रोथ थी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। वही 12-13 के अंदर कितनी रही, 1.2% ग्रोथ रही इन कंपेरिजन टू 11-12। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3.8% थी सर हमारी ग्रोथ 11-12 में। 12-13 में कितनी होगी सर, 1%। माइनिंग के अंदर कितनी थी सर, नेगेटिव थी 2.2%, जो घट करके अब नेगेटिव रह गई 0.7%। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 8.9% हम लोग पॉजिटिव जा रहे थे 11-12 में 7 मंथ्स में, बट 12-13 में 4.7% हमारी ग्रोथ पॉजिटिव हुई। कैपिटल गुड्स ज़्यादा डाउनफॉल गया 12-13 के अंदर, नेगेटिव थी ग्रोथ 0.5%, जो 11.4% नेगेटिव चली गई 12-13 के फर्स्ट 7 मंथ्स के अंदर। और कंज्यूमर गुड्स की पॉजिटिव ग्रोथ रही 11-12 में 4.5% थी, जो इंक्रीज होकर के 5.6% हो गई आपकी ईयर 12-13 के बिगनिंग के 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है जी, ये हमारा डिस्कशन हुआ पूरा पब्लिक एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग। अब लास्ट बचा है इस चैप्टर का हमारा टॉपिक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है जी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप लोग रिवाइज करना ये सब। एनवायरनमेंट का लास्ट लेक्चर होगा जो आपका होगा वो नेक्स्ट वाला। उसके बाद हम लोग एक और अलग पोर्शन जो हमारा इसी के अंदर है एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंजॉय करते रहो अपनी स्टडी, पढ़ाई करो, अच्छे से हमें स्कोर करना है, ऑल इंडिया रैंक्स हमें लेकर के आनी है। इसी मोटिव के साथ हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड डे।